कहानी की शुरुआत भविष्य की दुनिया से होती है, जो कि एक डार्क एज है। धरती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और यहाँ पर पेड़ पौधे और जानवरों का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका है। आज से कई सालों पहले वैज्ञानिकों ने एक डीएनए पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बाद धरती का वातावरण पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि उसकी वजह से धरती पर वायरस फैल गया, जिससे खाने वाले सभी पेड़ पौधे, जानवर और इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी धरती से खत्म हो गई। फिर ऐसी हालात में सरवाइव करना, जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। हर किसी को अपनी अपनी जान की पड़ी, जिस वजह से इंसानों ने भी खुद को दो हिस्सों में बांट लिया। जैसे कि अमीर पैसे वाले लोग आम लोगों से अलग एक कॉलोनी बनाकर रहने लगते हैं, जिसका नाम सिटीडन था। सिटीडन कॉलोनी का माहौल बाहरी दुनिया की निस्बत काफी अलग था। वो रहने लायक था और वहाँ किसी चीज की तंगी नहीं। वहाँ की जमीनें भी काफी अच्छी थीं। साथ ही सिटीडन के लोगों ने अपने बीजों को ऐसे बदल दिया था कि वो कुछ भी उगा सकते थे। मगर सिटीडन के लोग बाहर के लोगों को बीज तभी दिया करते थे जब उन्हें उनके खून या ऑर्गन, जिसके किसी हिस्से की जरूरत होती। खून और ऑर्गन के बदले बाहर वाले बेचारे लोगों को बीज हासिल करने पड़ते थे। मगर उन बीजों को भी सिटीडन वालों ने इस तरह लॉक किया था कि बाहर के लोगों को बस एक ही तरह की फसल मिल सकती थी, और कुछ बीजों को तो अनलॉक करने के लिए कोड की जरूरत पड़ती थी, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ऐसे में बाहर के लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम वेस्पर था, जिसके नाम पर ये मूवी बनी। वेस्पर बाहरी दुनिया में अपने पैरालाइज डैड के साथ रहती थी। उसके डैड चल फिर नहीं सकते थे, उनकी हालत भी बहुत खराब थी। अब उसके डैड बड़े सिटीडन वालों के लिए ही काम करते थे और वही रहा करती थी। पर धीरे धीरे जब उसकी डैड पैरालाइज हुई तो सिटीडन वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। मदद के तौर पर उन्हें बस एक ड्रोन जैसा दिखने वाला रोबोट दिया, ताकि इसके जरिए वो किसी से मदद मांगने के लिए राब्ता कर सके। अब वेस्पर जोनस से मिलकर उससे कुछ बैक्टीरिया मांगती है, जिससे उस जनरेटर को दोबारा पावर मिल सकेगी। इसके बदले में वो उसे अपना ब्लड डोनेट करेगी। जोनस के लिए ब्लड काफी वैल्यूएबल है, क्योंकि साइटरल से सीड्स परचेस करने के लिए ब्लड उसके काम आएगा। वेस्पर के बड़े हो जाने के बाद उसके ब्लड की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए जोनस उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसके फादर का भी ध्यान रखेगा। वेस्पर उसके ऑफर को मना कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे अपना नौकर बना लेगा, और जोनस एक बुरा इंसान है। ब्लड डोनेशन हो जाता है, लेकिन जोनस वेस्पर को बैक्टीरिया देने से मना कर देता है और कहता है कि पहले मैं तुम्हारा ब्लड भेजूंगा, जिससे कुछ दिन लग जाएंगे। लेकिन डेरियस बिना मशीन के इतने दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए वेस्पर गुस्से में खुद बैक्टीरिया लेने की कोशिश करती है, लेकिन जोनस उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। वेस्पर हार नहीं मानती और चुपके से कुछ देर बाद फार्म के एक होल से अंदर एंट्री करती है। जोनस का असिस्टेंट उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे रोकता नहीं। वेस्पर जोनस के लैब में एंटर करती है और बैक्टीरिया निकाल देती है। मौके का फायदा उठाकर वेस्पर जोनस के सीड्स भी चुरा लेती है, जो जोनस ने साइटरल से खरीदे थे। घर की तरफ वापस आते समय उसकी नजर साइटरल के एक ग्लाइडर पर पड़ती है, जो अजीब तरह से उड़ रहा था। वो घर पहुंचकर जनरेटर को ठीक करती है और फिर वो सीड्स को फर्टाइल कैसे करना है उस पर काम करना शुरू करती है, इस उम्मीद से कि इस रिसर्च की वजह से उसे साइटरल में रहने के लिए जगह दे दी जाएगी। डेरिस उसे समझाता है कि चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, उन्हें साइटरल में कभी एंट्री नहीं दी जाएगी। वेस्पर को ये बात काफी बुरी लगती है और वो रोते हुए अपने घर से भाग जाती है। भागते हुए उसे जंगल में एक लड़की बेहोश मिलती है और उसके कपड़ों से साफ पता चलता है कि वो साइटरल की है। वहाँ के जंगली पौधे उसे खाने लगे थे। वेस्पर सभी जंगली पौधे को उससे हटा देती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। उसके घाव पर वो एक सिंथेटिक पैच लगाती है, जिसे उसने खुद बनाया है। शाम को जब उस लड़की को होश आता है तो उसे वेस्पर और डेरियस की आवाज आती है, जो कि इस बात पर बहस कर रहे थे कि इस लड़की के साथ उन्हें क्या करना चाहिए। वेस्पर को लगता है कि वो उन्हें अपने साथ साइटरल ले जाएगी, लेकिन डेरियस उस पर भरोसा नहीं कर सकता। वो वेस्पर को समझाता है कि उन्हें उस लड़की को जंगल में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। लड़की ये सब बातें सुनकर डर जाती है और एक चाकू निकालकर अपने पिलो के नीचे छुपा लेती है। तभी वहाँ पर वेस्पर आती है। लड़की उसे बताती है कि उसका नाम कैमेलिया है और वो उस ग्लाइडर में थी जिसे वेस्पर ने कल देखा था। वो ग्लाइडर असल में क्रैश हुआ था, जिसमें कैमेलिया अपने पिता के साथ थी, लेकिन क्रैश के बाद वो दोनों अलग हो गए थे और वो अपने पिता को ढूंढने के लिए जाना चाहती है। कैमेलिया अभी इतनी फिट नहीं हुई कि वो खुद चल सके, इसलिए वो वेस्पर से कहती है कि उसकी हेल्प के बदले वो उन्हें कुछ रिवॉर्ड देगी। वेस्पर अपने पिता के मना करने के बाद भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। डिनर के दौरान कैमेलिया को पता चलता है कि डेरियस साइटरल की आर्मी को सर्व करता था और उस दौरान ही उसकी हालत हुई। साइटरल वालों ने उनकी कोई हेल्प नहीं की और उन्हें सिर्फ एक ड्रोन देकर यहाँ छोड़ दिया, इसलिए डेरियस को साइटरल के लोगों पर ट्रस्ट नहीं है। अचानक डेरियस को दौरे पड़ने लगे थे। तभी कैमेलिया कुछ अजीब करती है। वो डेरियस को किस करती है, जिसके तुरंत बाद डेरियस को नींद लग जाती है। ये देखकर वेस्पर हैरान रह जाती है। अगली सुबह वेस्पर कैमेलिया के फादर की तलाश के लिए निकलती है। उसे ग्लाइडर मिल जाता है, जिसमें कैमेलिया के फादर एलियास थे, लेकिन वो वहाँ अकेली नहीं थी। जोनस और उसका ग्रुप भी वहाँ क्रैश को देखने पहुंचा था। जोनस ग्लाइडर के पास पहुंचता है। एलियास उससे हेल्प मांगता है, लेकिन जोनस उसे इग्नोर करता है और तुरंत उसे मारने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो साइटरल है। वेस्पर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जोनस उसे धक्का मारता है
उसे शक होता है कि एक स्ट्रेंजर के लिए वेस्पर को इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। जोनास को ग्लाइडर में लेडीज कार्ड भी मिलता है, जिससे उसे और शक होता है कि कोई और भी पैसेंजर उसमें था। वो उस लड़की को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं ताकि उसे सिटाडेल के लोगों को देखकर इम्प्रेस किया जा सके। वहीं वेस्पर को दिखाया जाता है जो घर वापस आ जाती है। वो अपने पिता को सब कुछ बता देती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि तुम ये बात कैमेलिया को मत बताना, हमें सिटाडेल के लोगों से कांटेक्ट करके उन्हें बताना होगा कि उनकी एक मेंबर यहाँ पर है, ताकि वो कैमेलिया को सुरक्षित वापस ले जा सके। वो कैमेलिया को नहीं बताती कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। वो कहती है कि तुम्हारे पिता मुझे नहीं मिले। धीरे धीरे कैमेलिया के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं, जिससे कैमेलिया वेस्पर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। वेस्पर उसे अपनी सीक्रेट लैब में भी ले जाती है, जहाँ पर उसने अलग अलग तरह के बीजों से अलग अलग तरह के पौधे उगाए होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी खाने लायक नहीं होता। दरअसल वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। धीरे धीरे इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये दोनों अच्छी दोस्त बन चुके हैं। एक दिन वेस्पर कैमेलिया को एक बुक दिखाती है जिसमें जानवरों की फोटोज होती है। इन जानवरों को असल में उसने कभी नहीं देखा, लेकिन कैमेलिया ने देखा है, इसलिए वेस्पर को वो उनके बारे में बताती है। वेस्पर कहती है कि अगर वहाँ सिटाडेल में जानवरों के लिए जगह है तो हमारे लिए क्यों नहीं, हम सिटाडेल में रहने के बदले वहाँ के लोगों के लिए काम कर सकते हैं। कैमेलिया से बताती है कि सिटाडेल के जो लोग हैं वहाँ पर जग्स को प्रोड्यूस करते हैं। जग्स वो इंसान होते हैं जिन्हें बनाया जाता है जो उनके लिए गुलामी करते हैं। ये एक तरह के ह्यूमन होते हैं जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया जाता है। जो सिटाडेल के लोगों के लिए गुलामी करते हैं वो कभी उनका विरोध नहीं करते, इसीलिए सिटाडेल के लोगों को अपनी गुलामी करवाने के लिए असली लोगों की जरूरत नहीं है। अब किसी भी तरह से वेस्पर कैमेलिया को उसकी दुनिया में यानी कि सिटाडेल में वापस भेजना चाहती है, लेकिन उसके पास वहाँ के लोगों से संपर्क करने के लिए कोई भी ट्रांसमीटर नहीं है, पर उसके अंकल जोनास के पास है। इसीलिए वो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करने के लिए जोनास के घर जाती है, लेकिन उसके अंकल जोनास उसे देख लेते हैं और उसके ड्रोन में कुछ खराबी करके वहाँ से उसे भेज देते हैं। अब जब वो रास्ते में होती है उसे पता चल जाता है कि जोनास ने उसके ड्रोन को खराब कर दिया है। वो ड्रोन गिर जाता है और जब वो ड्रोन लेने के लिए जाती है तो कुछ बच्चे जो कि जोनास के गुलाम हैं उस पर हमला करके उसके हाथ पर मोहर लगा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो भी जोनास की गुलाम है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाती है और वापस घर आके रोने लगती है। पर कैमेलिया जो अब उससे प्यार करती है उसे संभालती है। यहाँ वेस्पर को बुरा लगता है कि उसने कैमेलिया से झूठ कहा, पर अब वो उसे एक नदी के किनारे ले जाती है जहाँ पर उसके पिता की डेड बॉडी होती है, जिससे कैमेलिया पूरी तरह से टूट जाती है। वो बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसके रोने के अंदाज से उसे पता चल जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है। वेस्पर उसकी बैग पर एक निशान देखती है जो सिर्फ जग्स की बैग पर होता है, यानी कि उन लोगों की जिन्हें सिटाडेल के लोग अपनी गुलामी करने के लिए बनाते हैं। इसे बचाने के लिए उस दिन कैमिला के डैड प्लेन के जरिए सिटाडेल से भाग रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उनका प्लेन तबाह हो गया, इस वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए थे। कैमिला वेस्पर से कही थी कि मुझे एक और बात के लिए माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि हम तुम्हें और तुम्हारे डैड को सिटाडेल लेकर जाएंगे। अब जाहिर है हम वहाँ से भाग गई थी तो वापिस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि तुम डैड को ढूंढ लो। ये सुनकर वेस्पर को काफी बुरा लगता है। वो कैमिला से नाराज होकर उस पर काफी गुस्सा करती है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, क्योंकि उस बात के बाद मैंने तुम्हें आखिरी उम्मीद समझना शुरू कर दिया। घर आने के बाद वेस्पर के डैड जोवन रोबोट के जरिए वेस्पर से बात करती है और उसे समझाते हैं कि बेटा तुम्हें कैमिला को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो इस टाइम काफी दुखी है, टूटी हुई है। तब अपने डैड की बात मानकर वेस्पर उसे माफ कर देती है और उसके साथ बात करने लगती है। अब एक दिन वेस्पर को याद आया कि क्योंकि कैमिला भी सिटाडेल से आई है तो हो सकता है कि इसके खून, डीएनए और सेंसी लॉक कोई बीजों को अनलॉक किया जा सके, लॉक्स को तोड़ा जा सके, जिससे बीज इस्तेमाल के काबिल बन जाएंगे। वेस्पर ऐसा करती भी है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिस वजह से वेस्पर मायूस और परेशान हो जाती है। उसे परेशान देखकर कैमिला एक म्यूजिक बजाती है जो उसे उसके डैड ने सिखाया था। धुन के बजते ही कैमिला की सेल की मदद से वो बीज अपने आप ही अनलॉक हो जाती है। यानी इसका मतलब था कि इस धुन में बीजों को अनलॉक करने का कोड था और इसी वजह से कैमिला के डैड ने उसे म्यूजिक सिखाया था। वेस्पर ये सोचकर काफी खुश होती है कि अब इन बीजों की मदद से जितने चाहे और जो जो चाहे वो फसल उगा सकती है, जिससे हम भी अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते हैं।
सिटाडेल जैसी और हमें वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब एक दिन जब वेस्पर घर पर नहीं थी, खाया जाता है जहाँ पर वेस्पर के अंकल जोनस पहुँच जाते हैं। वो कैमेलिया को देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये सिटाडेल की कोई इंसान नहीं बल्कि एक जग है। वो उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वेस्पर पहुँच जाती है, उसके ऊपर हमला करते हैं। जोनस अकेला होने की वजह से उनसे जीत नहीं पाता और अब वेस्पर जोनस से एक सौदा करती है। वो कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे और इसके बदले मैं तुम्हें वो बीज दूंगी, वो फॉर्मूला दूंगी जिससे तुम अपने लोगों का पेट भर सकते हो, फसल उगा सकते हो। जोनस इस डील को एक्सेप्ट करके वहाँ से निकल जाता है, पर उसने इनसे झूठ कहा होता है। वो घर जाने के बाद ट्रांसमीटर से सिटाडेल के लोगों को बता देता है कि उनकी जग जो भागी थी वो यहाँ पर है। वो वेस्पर के घर का पता बता देता है। वहीं वेस्पर ने बीजों को अनलॉक करने के लिए जो केमिकल, जो लिक्विड बनाया होता है, वो उन्हें कुछ बीजों के ऊपर डालती है जिससे बीज अनलॉक हो जाते हैं और तभी इनके घर के अंदर जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाती है। वेस्पर के पिता समझ जाते हैं कि सिटाडेल के लोगों को इस बारे में पता चल चुका है कि उनके घर में एक जग है और ये उनका हमला है। कैमेलिया तय करती है कि वो अपने आप को सिटाडेल के लोगों को सौंप देगी, पर वेस्पर के पिता कहते हैं कि तुम अगर उन्हें अपने आप को सौंप भी दो तो भी वेस्पर के पीछे आएंगे। तुम दोनों के दोनों जंगल में चले जाओ और जब सिटाडेल के लोग यहाँ पर आएंगे तो मैं उन्हें कह दूंगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये दोनों उसकी बात मान जाते हैं। वेस्पर और कैमेलिया दोनों जंगल चले जाते हैं। वहीं सिटाडेल के सोल्जर अब आते हैं जो सबसे पहले वेस्पर के अंकल जोनस के घर जाते हैं और उन्हें मार देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जोनस उनके खिलाफ है। और अब वो सारे के सारे सोल्जर उस जगह आते हैं जहाँ पर वेस्पर के पिता हैं। वेस्पर के पिता ने पहले ही अपने ड्रोन को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मोड पर लगा दिया होता है और जैसे सोल्जर्स वहाँ पर आते हैं वो ब्लास्ट हो जाता है जिससे वेस्पर के पिता के साथ साथ बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। वेस्पर जंगल से एक्सप्लोजन देखती है और वापस अपने पिता के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन कैमेलिया उसे रोकते हुए कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है। एक्सप्लोजन के बाद भी 2 सोल्जर्स बच चुके थे और उनका पीछा करने लगते हैं। वेस्पर बड़ी चालाकी से कैमेलिया के साथ एक जगह आती है जहाँ उसे पता है कि कुछ डेंजरस प्लान्स है जो उन सोल्जर्स को मार सकते हैं। एक सोल्जर तो ट्रैप में फंस जाता है और प्लान्स के द्वारा मारा जाता है, लेकिन दूसरा सोल्जर ऑब्जर्व कर लेता है और समझ जाता है कि प्लान्स से किस तरह बचना है। वेस्पर और कैमेलिया के छुपने के लिए अपने घुटनों पर चलने लगते हैं, लेकिन एक प्लांट उन्हें देखकर आवाज कर देता है जिससे सोल्जर अलर्ट हो जाता है। जैसे सोल्जर उनके पास पहुंचता है, वेस्पर और कैमेलिया उस पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं और उसका हथियार लेकर उसे मारने की कोशिश करते हैं जिससे वो प्लांट्स के एरिया में पहुंच जाता है और इसी तरह ये सोल्जर भी मारा जाता है। उन्हें ग्लाइडर की आवाज आती है और कैमेलिया समझ जाती है कि ये सभी उसका पीछा करना कभी नहीं छोड़ेंगे और इसका मतलब है कि वेस्पर और उसके सील्स भी काफी सेफ नहीं रहेंगे। वेस्पर उसे साथ रहने को कहती है, लेकिन कैमेलिया उसे चुप करने के लिए किस करती है जिससे वो नींद में चली जाती है। कैमेलिया उसके बॉडी को पौधों के बीच छुपा देती है और खुद को सोल्जर्स को सरेंडर कर देती है। अगली सुबह जब वेस्पर उठती है तो अपने घर जाती है जो कि पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो अपने गार्डन में कुछ अनलॉक सीड्स को प्लांट करती है, जिसके बाद वहाँ कुछ बच्चे पहुंचते हैं जो कि जोनस के फार्म में अटैक के बाद बच गए थे। वो सभी पिलग्रिम्स को फॉलो करते हैं ये जानने के लिए कि वो आखिर जाते कहाँ है। वो लोग उन्हें फॉलो करते हुए एक बहुत बड़े टावर पर पहुंचते हैं जो पिलग्रिम्स ने स्क्रैप्स को कलेक्ट करके बनाया था। वेस्पर बिना डरे टावर पर चढ़ जाती है और अपने हाथ खोलती है। उसके हाथ से सीड्स निकलकर हवा के साथ उड़ जाते हैं और अलग अलग कोने में जाने लगते हैं जिससे वो ग्रो कर बढ़ने लगेंगे और सभी उसका इस्तेमाल कर सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।